नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। बहु आपके साथ यश शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे समीक्षाओं का दौर जारी, बड़ी जीत की तैयारी। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव और उपचुनाव के बाद तमाम पार्टियों ने जीत और हार पर मंथन शुरू कर दिया है और इसी के तहत लोकसभा चुनाव के लगभग 3 महीने के बाद भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बड़ी बैठक देहरादून में आयोजित की गई है। बैठक में भाजपा ने लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के साथ ही हाल ही में हुए विधानसभा की 2 सीटों के उपचुनाव और केदारनाथ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव पर चर्चा की। इसके अलावा नगर निकाय और पंचायत चुनाव को जीतने की रणनीति पर भी भाजपा ने मंथन किया है। भाजपा का दावा है कि आगामी चुनाव में भाजपा भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी। वहीं एक और जहां भाजपा उपचुनाव में मिली हार पर मंथन कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनाव में मिली हार पर मंथन शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस तीसरी बार भी 5 सीटों पर अपना खाता नहीं खोल पाई। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस मंथन कर रही है। लोकसभा में कांग्रेस को मिली हार के कारणों की समीक्षा भी की जा रही है। इसके लिए कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य पीएल पुनिया और सांसद रजनी पटेल 18 जुलाई को देहरादून पहुंचेंगे। ये सदस्य कांग्रेस पदाधिकारियों से बैठक कर उनका फीडबैक लेंगे। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड बीजेपी की सोमवार को प्रदेश कार्य समिति की बड़ी बैठक देहरादून में हुई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि बैठक में उपचुनाव में मिली हार, आगामी निकाय और पंचायत चुनाव की रणनीति पर मंथन किया गया। साथ ही लोकसभा चुनाव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बूथों के कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर धन्यवाद प्रस्ताव भी पारित किया गया। पूरे देश के अंदर तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एनडीए और भाजपा की सरकार बनी है। मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। उत्तराखंड से भी 5 लोकसभा सीटें भारी अंतर से यहाँ से जीत कर गई। सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद, जनता का धन्यवाद है। और आगे की जो योजनाएं हैं, संगठन की होने वाले कार्यक्रम हैं, उन सभी पर चर्चा होगी। पूरे उत्साह और उमंग के साथ हमारे सारे कार्यकर्ता यहाँ से जोश का मंत्र लेकर जाएंगे, उत्साह का मंत्र लेकर। ये उनका अपनी पार्टी का अंदरूनी मैटर कहना नहीं चाहिए, परंतु जोश भरने के लिए मीटिंग करने से अच्छा था कि अपने कैडर को वोट देते, टिकट देते। ये तो बीजेपी के हाईकमान कह लूँ या गौतम साहब कह दूँ या भट्ट जी कह दूँ, इन लोगों ने 2 उपचुनावों में दोनों में बीजेपी के कैडर को वोट नहीं दिया है, टिकट नहीं दिया। राजेंद्र भंडारी कांग्रेस से भाग के गए और बडाना जी कहाँ से आई आप सबको पता है। तो ऐसे में मुझे लगता नहीं कि किसी बैठक से, कार्य समिति की बैठक से कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धित होगा। वहीं एक और जहां भाजपा उपचुनाव में मिली हार पर मंथन कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनाव में मिली हार पर मंथन करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस तीसरी बार भी 5 सीटों पर खाता नहीं खोल पाई थी। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस मंथन कर रही है। लोकसभा में कांग्रेस को मिली हार के कारणों की समीक्षा की जा रही है। इसके लिए कांग्रेस की फैक्ट फाइटिंग कमेटी के सदस्य पीएल पुनिया और सांसद रजनी पटेल 18 जुलाई को देहरादून पहुंचेंगे। उपचुनाव का संदेश बहुत बड़ा है। बद्रीनाथ की जनता ने पूरे देश को संदेश देने का काम किया है और भाजपा प्रदेश की सत्ता में प्रचंड बहुमत से है। और इस प्रदेश का एक रिवाज रहा है कि उपचुनाव कभी भी सत्ताधारी दल नहीं हारता, और उसके बाद भी भाजपा की उपचुनाव में हार हो रही है। तो इस हार के बड़े मायने हैं और भाजपा को सीधा सीधा संदेश है कि वो अपनी नीतियों में, अपनी सरकार चलाने की प्रणाली में बदलाव करे और जनता के जो मुद्दे हैं उन पर ध्यान दे। जनता की अगर अनदेखी करेगी तो आने वाले निकाय के चुनाव हों, चाहे आने वाले उपचुनाव हों, उसमें भी भाजपा को हाथ का मुंह देखना पड़ेगा। विपक्ष के लोग बहुत ज्यादा उसको तूल दे रहे हैं, इतरा रहे हैं। 2027 में हमारा भविष्य है कह रहे हैं, तो मुंगेरी लाल के सपने देखना किसी को मना नहीं है। 2027 में भी भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आएगी। क्या लोकल के इश्यू थे, क्या स्थानीय परिस्थितियां थी, क्या ऐसा हुआ, वो अलग बात है, उससे कुछ नहीं होना है। और देखिए देश में इस तरह से
इतरा रहे थे सदन के अंदर जैसे बहुत बड़ा काम कर लिया हो। अरे 99 तो आए हैं, अब 99 के फेर में है अभी आप। कुल मिलाकर उत्तराखंड में हुए उपचुनाव में भाजपा को मिली हार ने पार्टी की चिंता को और बढ़ा दिया है। यही वजह है कि भाजपा को समीक्षा करनी पड़ रही है। वहीं अयोध्या के बाद बद्रीनाथ में भाजपा की हार ने भाजपा की चिंता को और अधिक बढ़ा दिया है। देखना होगा भाजपा और कांग्रेस को इस मंथन से चुनाव में कितना लाभ मिलता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और बता दें आपको कि जिस तरीके से बीजेपी ने उपचुनाव में हार का सामना करा, उसको लेकर अब मंथन शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव को बीते हुए अभी सिर्फ 3 महीने भी हुए हैं और 3 महीने बाद जब उपचुनाव होते हैं तो बीजेपी को करारी शिकस्त मिलती। ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चिंता का विषय है, जिसकी समीक्षा करनी शुरू कर दी गई है। अब सवाल ये है कि कांग्रेस जो है वो लोकसभा में जो हार हुई है उस पर मंथन शुरू किया गया है। उपचुनाव में बीजेपी की हार हुई, उसके बाद मंथन होना लाजमी है, क्योंकि बीजेपी संगठनात्मक तरीके से काम करती है और हार पर समीक्षा हमेशा ही हम देखते हैं कि बीजेपी शुरू कर देती है, वो चाहे बूथ स्तर से हो। आखिर वजह क्या रही, कारण जानने की कोशिश की जाती है। बीजेपी हमेशा इसमें पहले पायदान पर अमूमन नजर आती है। अब हम अगर कांग्रेस की बात करें तो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई, अब उस पर मंथन शुरू हो गया। उत्तराखंड राज्य की बात करें तो यहाँ पर निकाय और पंचायत चुनाव होने हैं, जल्द ही होने हैं, क्योंकि लगातार कोर्ट सरकार से ये कह रहा है कि आप जल्दी से जल्दी निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव कराइए। अभी फिलहाल जिस तरीके की स्थिति है, एक और जहां कांग्रेस उपचुनाव में जीत के लिए खुश है, तो वहीं हार पर बीजेपी ने मंथन शुरू कर दिया है। लोकसभा में जिस तरीके से बीजेपी ने जीत हासिल की, 5 की 5 सीटों पर एक बार फिर से कब्जा जमाया, उसको लेकर भी हालांकि हार पर मंथन जो है वो ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि 3 महीने बाद अगर उपचुनाव में इस तरीके के परिणाम आते हैं तो जाहिर है कि बीजेपी को मंथन करना चाहिए। अब हम बात करते हैं नगर निकाय चुनावों की और पंचायत चुनाव की। तो नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव की बारी आ रही है। ऐसे में कांग्रेस ने भी जो लोकसभा चुनाव में हार मिली थी उस पर मंथन करना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ अगर हम बीजेपी की बात करें है और निकाय चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गई है। यूकेडी जो कि हमेशा ये दावा करती है कि हम क्षेत्रीय पार्टी हैं, जनता के जो मुद्दे हैं हम उनको बखूबी समझते हैं, तो यूकेडी भी अब कहीं ना कहीं अपना दमखम दिखाने के लिए पंचायत और निकाय चुनाव में तैयारी कर रही है। हालांकि जनता किस तरीके से पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव में किन मुद्दों को प्राथमिकता देती है, हालांकि निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव की बात करें तो ये बेसिक मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा जाता है। सड़क पानी को लेकर ये चुनाव होता है। ऐसे में ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। खासकर बीजेपी इस पर ज़्यादा फोकस भी कर रही है और कहीं ना कहीं लगातार बीजेपी का इस पर मंथन भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी इसको लेकर पूरी तैयारियां कर रही है। यूकेडी भी, जो यूकेडी का कहना है कि हम चूंकि क्षेत्रीय पार्टी हैं, हम जनता के मुद्दों को बखूबी समझते हैं। हालांकि जनता यूकेडी पर भरोसा नहीं जता पाती है। जनता की बात करें तो वो यूकेडी को अभी तक एक विकल्प के तौर पर भी नहीं ले पाई है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो यूकेडी को नोटा से भी कम वोट मिले थे और अब अगर हम यूकेडी की बात करें नगर निकाय चुनावों के लिए और पंचायत चुनावों के लिए, तो वो जो तैयारियां यूकेडी द्वारा की जा रही है उसका धरातल पर कितना असर होगा, क्या जनता यूकेडी को समझ पाएगी, क्या यूकेडी के जो मुद्दे हैं वो जनता को समझाने में यूकेडी सफलता हासिल करेगी।
हालांकि ये सब देखना होगा। फिलहाल कार्य समिति की आज बीजेपी की बैठक हुई, जिसमें उपचुनाव की हार पर चर्चा की गई। साथ ही साथ जिस तरीके से अब आगे निकाय चुनाव होने हैं, उनको लेकर क्या तैयारियां होंगी, उसको लेकर चर्चा। साथ ही साथ अब आगे आने वाले चुनावों को लेकर, क्योंकि बीजेपी का हमेशा ये मानना होता है कि हम चुनावी मोड में रहते हैं और एक चुनाव खत्म होता है, हम दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं। उसी कड़ी में ये कार्य समिति की बैठक की जा रही है और भाजपा कहीं ना कहीं ये दावा भी कर रही है कि आगामी चुनाव में भाजपा भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी। तो वहीं एक और जहां भाजपा उपचुनाव में मिली हार पर मंथन कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनाव में मिली हार पर मंथन शुरू किया है। और उत्तराखंड में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस तीसरी बार भी 5 सीटों पर खाता नहीं खोल पाई थी। तो लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस मंथन कर रही है। लोकसभा में कांग्रेस को मिली हार के कारणों की समीक्षा भी की जा रही है। इसके लिए कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य पीएल पूनिया और सांसद रजनी पटेल 18 जुलाई को देहरादून पहुंचेंगे और ये सदस्य कांग्रेस के पदाधिकारियों से बैठक करेंगे, उनका फीडबैक लेंगे, जो भी समस्याएं हैं उन पर बातचीत की जाएगी। क्योंकि कांग्रेस में कहीं ना कहीं जो अंदरूनी गुट है वो नजर आता रहता है समय समय पर, और उसको लेकर कहीं ना कहीं मंथन चिंतन करना जरूरी है। और ऐसे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। पूजा नंदा जी वरिष्ठ पत्रकार, माफ कीजिएगा, वरिष्ठ भाजपा नेत्री, बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजू त्रिपाठी जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत पूजा नंदा जी से करते हैं। पूजा जी, आज कार्य समिति की बैठक हुई, 1300 कार्यकर्ताओं ने इस बैठक में प्रतिभाग किया। मनोहर लाल खट्टर भी आज इस बैठक में शामिल हुए और कहीं ना कहीं ये जो उपचुनाव में हार मिली इस पर मंथन हुआ। साथ ही साथ आगे आने वाले चुनाव को लेकर भी रणनीतियां बनाई गई हैं। और उससे पहले मुख्यमंत्री धामी जी ने भी एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि हम कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे, आगे आने वाले चुनाव में किस तरीके से काम कर रहे हैं। इस बैठक में ये सारी चर्चाएं की गई हैं। जी, मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ। और जिस तरीके से आपने अभी बताया भी है और आज देहरादून में जिस तरीके से समीक्षा बैठक ली गई है, तो उत्तराखंड जो है पूरी तरीके से तैयार है और अपनी पूरी कोशिश कर रहा है बीजेपी सबसे आगे रहने की और अपने आप को जो भी उनकी कमियां रही हैं उनको दूर करने की, और जनता के बीच में जा रहा है। जो वो चाहते हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं, उन सबको देख रहा है। मंजू त्रिपाठी जी, लोकसभा चुनाव की 5 सीटों भाजपा के खाते में गई, कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई और उपचुनाव दोनों ही कांग्रेस ने जीते। और चूंकि ये 3 महीने बाद चुनाव हुए और ये परिणाम सामने आए, तो जाहिर है कि चिंतन मंथन शुरू हो गया है। कांग्रेस जहां एक और लोकसभा चुनाव की हार पर मंथन कर रही है, तो वहीं बीजेपी उपचुनाव की हार पर मंथन कर रही है। अब सवाल ये है कि ये जो निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव होने वाले हैं, इस पर क्या रणनीति काम करेगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि पहले अयोध्या और फिर बद्री विश्वनाथ जो है पूरे देश को ये संदेश दे रहा है कि भाई बहुत हो गई धर्म की राजनीति, बहुत कर लिया आपने जनता को गुमराह, अब जो है ऐसी राजनीति नहीं चलेगी। जनता जो है महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर, महिला सुरक्षा, इन सब की जो इनकी कानून व्यवस्था है उससे त्रस्त हो चुकी है। और यही कारण है कि इस उपचुनाव में 2 की दोनों सीटों पर हमें जो है जनता ने अपना आशीर्वाद दिया और मेरे ख्याल से कि 2027 में फिर जनता हमें अपना आशीर्वाद देगी और हम सरकार बनाएंगे। बिल्कुल। अगर हम पंचायत चुनाव की बात करें तो उसको लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति है? पीएल पूनिया भी आने वाले हैं उत्तराखंड और यहाँ पर वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है लगातार
लगे हुए हैं कि मतलब हम जो है हर सीट जीते, और अपने अपने क्षेत्र में निकाय चुनाव के लिए भी हम लोग अपने अपने क्षेत्र में, यहाँ के मेयर से लोग आपने देखा ही कि किस तरह से उनके घोटाले पे घोटाले देख कर आय से अधिक संपत्ति साबित हो जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह से निकाय चुनाव में फिर हमें जनता, देहरादून की जनता जो है, उत्तराखंड की जनता फिर हमें अपना आशीर्वाद देने वाली है। और हम लोग पुनिया जी, चूंकि पुनिया जी 18 तारीख को आ रहे हैं, वो भी बैठक लेंगे और जो भी हमें निर्देश देंगे, और हम पूरी जोश के साथ अपने यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री करम महाराज जी के साथ हर नेता, हर कार्यकर्ता लगा हुआ है कि जो है जीत किसी भी स्थिति में हमें हर सीट जीतनी चाहिए। पूजा जी, अगर हम बात करें यहाँ पर, ये जो 2 उपचुनाव हारे हैं बीजेपी ने, कांग्रेस कहीं ना कहीं वाहवाही बटोर रही है, कांग्रेस अपनी पीठ थपथपाती हुई नजर आ रही है, और कांग्रेस का ऐसा मानना है कि आपको जिस तरीके से अयोध्या हरा दिया, बद्रीनाथ भी हरा दिया, इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उस पर क्या कहना है? देखिए, हार जीत तो जीवन का एक नियम है, हार जीत लगी रहती है, लेकिन पांचों की पांचों सीट लोकसभा की हम लोग जीत गए हैं। और दूसरी बात ये है कि उपचुनाव में भी बहुत अच्छे से बीजेपी ने पूरा मेहनत की है, और कुछ ही सीटों से, अगर आप हम मंगलौर चुनाव की देखे जहाँ पर भाजपा प्रत्याशी भडाना जी खड़े थे, तो 422 सीटों से हम लोग पीछे रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, जहां अब तक के कांग्रेस का ही राज चलता आ रहा था, अगर मैं पिछले कई उसकी बात करूं तो वहां पर काजी जी, हाजी जी यही थे, लेकिन अब की बात बहुत ज्यादा सहयोग जो है बीजेपी के साथ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जनता हमारे साथ नहीं है, बीजेपी के साथ है। तो बस क्या अगले बड़ा कारण क्या माना जा रहा है उपचुनाव हारने का? देखिए, हार जीत मैंने आपको बताया जीवन का एक नियम है, हार का कोई कारण नहीं होता, सभी का अपना अपना ये है, और सभी ने अपना पूरा सहयोग दिया, जितने भी वहां पर कार्यकर्ता थे या जितने भी लोग थे, या जनता का पूरा सहयोग रहा। बाकी कुछ ऊपर नीचे सीट हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पूरे उसकी समीक्षा की जा रही है, पूरे उसकी देखा जा रहा है कि क्या कमी रही, क्या चूक रही है, और अगली बार हम वो कमियाबी दूर करके रहेंगे। मंजू जी, अगर हम बात करें, ये जो उपचुनाव कांग्रेस से जीते, बहुत बड़ा मार्जिन नहीं रहा। एक सीट पर आप 5000 वोटों से जीते, एक सीट पर आप सिर्फ शायद 4 या 450 वोट से जीते हैं। तो ये बहुत ऐसा मार्जिन नहीं है कि आपको खुश होना चाहिए या बहुत ज़्यादा इस पर प्राउड फील करना चाहिए, क्योंकि ये मार्जिन इतना नहीं। अगर कांग्रेस इतनी ही तैयार थी या जनता आपको एक जनादेश देने की कोशिश कर रही है, तो क्या इस तरीके के परिणाम आ सकते हैं? और करण महाराज जी का एक स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी वाले या प्रशासन जो है वो वोट नहीं डालने दे रहा है, और वो वहां पर धांधली की जा रही है, तमाम आरोप लगाए गए। उसके बावजूद भी आप जीते ना? जी जी जी, बिल्कुल सही प्रश्न आपने किया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री करम महाराज जी ने बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया कि हमें हर रूप से परेशान किया गया। उपचुनाव में भी हर तरह से हमारे शीर्ष नेताओं को, नेता प्रतिपक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जी को जो है, पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी को, वहां पर उनको एंट्री नहीं दी जा रही थी। हर रूप से कोई कोर कसर बीजेपी वालों ने छोड़ी नहीं हमें परेशान करने के लिए। खुद इनके पास नेता नहीं थे, बैसाखी के सारे इन्होंने चुनाव लड़ा। मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कहा था कि हम दोनों सीट जीत रहे हैं, कोई कसर नहीं, लेकिन हम पूरी शिद्दत से हमारे कार्यकर्ता, हमारे शीर्ष नेतृत्व अपने लीडर श्री राहुल गांधी जी की, कि अगर वो आपके ऊपर पत्थर फेंकते हैं तो आप खुद फूल फेंकने का काम करिए। उनके मार्गदर्शन को मानते हुए हमने कोई हल्ला दंगा नहीं किया। इन्होंने सब कुछ, साम दंड भेद सब कुछ अपना लिया, लेकिन तब भी, और जहां तक आपने बात का कम मार्जिन से जीती, देखिए जीत होती है, चाहे वो 1 नंबर से हो और चाहे 10 नंबर से है। रिंग में जिसका हाथ, लोकसभा चुनाव में भी ये बात लागू होती है कि नहीं होती है? जीत होती है, लेकिन उस वक्त तो आप यही कह रहे थे, मार्जिन देखिए, जनता जनादेश दे रही है। फिर आज अचानक अपनी जीत हो गई तो जीत होती है। ठीक है, जो मार्जिन, जो कमी रह गई है, जितना कम हम, और जो अभी निकाय चुनाव आ रहे हैं
और जो 2027 का चुनाव है, दिन रात हम कड़ी मेहनत करके उस मार्जिन को और अधिक गहरी खाई जो इन्होंने है, और खाई जो है और गहरी कर देंगे इनके लिए हम। चलिए, कुलदीप राणा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। कुलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एक और जहां लोकसभा सीटों पर 5 की 5 सीटों पर बीजेपी काबिज हुई और 3 महीने बाद उपचुनाव होते हैं और बीजेपी दोनों ही सीटें हार जाती है, तो जाहिर है कि बीजेपी मंथन तो करेगी ही, और उसने शुरू भी कर दिया है। कांग्रेस बहुत आश्वस्त नजर आ रही है नगर निकाय चुनाव को लेकर, पंचायत चुनाव को लेकर। सबसे पहले इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी मैं। ये जो फैक्ट है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत और उपचुनाव में कांग्रेस की जीत, इन दोनों जीतों के बीच में जो कोई है तो वो है पार्टी का कार्यकर्ता। वो कार्यकर्ता भाजपा का भी है, वो कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का भी है, ठीक है। और कार्यकर्ताओं को लेकर के जिस तरह का नज़रिया बीते समय में देखने को मिला है, ये उन्हीं चीज़ों का खामियाजा रहा कि भाजपा को जीत में कम अंतर से जीतें मिली हैं और उपचुनाव में उसको हार मिली है। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के मन में ये बात जब बैठ गई थी कि भाई अब जो है हमें लेकर के तो बहुत ज़्यादा चीज़ें गंभीर स्थिति में है नहीं, और हमने देखा भी, क्योंकि इतने चुनाव हम देखते आए हैं, इतने चुनाव में हमने भी मतदान किया है, और इस बार जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें हमने देखा कि भाजपा कार्यकर्ता कहीं मिलने नहीं आया। एक छोटी सी चीज़ होती है कि जब भी चुनाव होते हैं तो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता जो है, जो अपने क्षेत्र में जहां बूथ होंगे वहां के लोगों के पास बूथ की पर्ची लेकर के जाते हैं कि आपका बूथ नंबर फलाना है, या आपको वहां पर आपका नंबर इतना है, आपका वोटर लिस्ट में इतना नाम है। तो ना तो इस बार भाजपा का कार्यकर्ता निकल करके आया था, ना ही कांग्रेस का कार्यकर्ता निकल के आया था। कांग्रेस के कार्यकर्ता को तो लगा था कि इस बार चीज़ें हमारे हाथ से जा चुकी हैं। वो तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पहले ही सरेंडर कर चुका हो, खासकर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। वहीं अगर हम उपचुनाव में देखते हैं तो उपचुनाव में भाजपा की जो नाराजगी थी, इस जीत के पीछे कांग्रेस की बहुत बड़ी मेहनत नहीं है जो उपचुनाव में हुआ है। इस जीत के पीछे भाजपा की खामियों का एक बड़ी फहरिस्त है, जिसमें कार्यकर्ताओं की अनदेखी एक बड़ा कारण है, ठीक। और यही कारण है कि चमोली में पौड़ी लोकसभा के अंतर्गत 14 विधानसभाएं हैं, उनमें 13 विधानसभाओं में पहले से ही भाजपा मौजूद थी, उनके विधायक थे। तो ऐसे में राजेंद्र भंडारी, बद्रीनाथ सीट के जो कांग्रेस के विधायक थे, तत्कालीन विधायक, उनको भाजपा ज्वाइन करवाने की क्या आवश्यकता थी, जबकि पुष्कर धामी की सरकार ने ही उनकी पत्नी, जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं, इसी सरकार में उनको पद से हटा दिया गया था। अनियमितताओं के आरोप लगे थे उनके ऊपर, और एक जांच कमेटी शासन के द्वारा बैठाई गई, डीएम के बाद शासन के द्वारा बैठाई गई, और उसमें वो चीज़ें निकल करके आई, उनको हटा दिया। हालांकि वो बाद में कोर्ट से जो है तो पुनः बहाल हो गई थी, ठीक है। इससे पहले भी राजेंद्र भंडारी के ऊपर अनेक आरोप लग रहे थे, और उन आरोपों के कारण राजेंद्र भंडारी, जो कांग्रेस में जो कई कार्यकर्ता थे और कई पदाधिकारी थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ करके भाजपा ज्वाइन करी, ठीक है। अब अचानक चुनाव में ऐसा क्या हो जाता है, 2022 के में जब विधानसभा चुनाव हुए तो यही राजेंद्र भंडारी के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने महेंद्र भट्ट, जो बद्रीनाथ से उस समय के विधायक भी रहे हैं और वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके लिए चुनाव में वोट मांगे थे, और महेंद्र भंडारी के खिलाफ खुल करके प्रचार किया था। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि अपनी पार्टी के पक्ष में आपको प्रचार करना हो तो विपक्ष को आपको उसके खिलाफ ही चीज़ें जाएंगी। अब ऐसा क्या हुआ कि लोग ठीक उसके 2 वर्ष के बाद लोकसभा चुनाव के समय उन्हीं कार्यकर्ताओं को उसी व्यक्ति के लिए वोट मांगने जाने के लिए आप पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मजबूर कर दिया, जिनके खिलाफ कि 2 साल पहले वो वोट मांगने गए थे, ठीक है। तो ऐसे तमाम कारणों में किसका मनोबल प्रभावित होता है? कार्यकर्ताओं का। जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है, जो आपके लिए वोट लाने का काम करता है, वोटर्स को बूथ पर लाने का काम करता है, उसको प्रभावित करने का काम करता है, ठीक है। यही चीज मंगलौर सीट पर दिखाई दी। मंगलौर सीट पर भले भाजपा तीसरे या चौथे नंबर पर रही है अभी तक जितने भी चुनाव उत्तराखंड की विधानसभा के हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जब बुरा दौर था तो वहां पर जो भाजपा का जो कैडर मतदाता था, उसके जो कैडर के जो पदाधिकारी थे वो लगातार संघर्ष कर रहे थे। और आज जब
सत्ता में भाजपा की सरकार थी, केंद्र में भाजपा की सरकार है, ऐसे समय में जब चीज़ें और बेहतर स्थिति में आ गई हैं और जब आपको चुनाव लड़वाना था तो आप एक बाहर से एक कैंडिडेट्स को लेकर के आ जाते हैं। उस कैंडिडेट्स को जिसका इतिहास सबको पता है कि वो कब कब कहाँ कहाँ किस किस पार्टी से चुनाव लड़ा है, ठीक है। तो इसमें किसका मनोबल प्रभावित होता है? कार्यकर्ता का। तो ये जो पूरी जीत है इसके पीछे भाजपा के कार्यकर्ताओं का गिरा हुआ मनोबल इसमें ज्यादा प्रभावी रहा। कांग्रेस को लेकर के हम ये नहीं कह सकते क्योंकि कांग्रेस के भीतर इतनी ज्यादा गुटबाजियां हैं, इतनी ज्यादा गुटबाजियां थी, ठीक है। हाँ, इतना जरूर है कि चमोली के बद्रीनाथ के चुनाव में जो पौड़ी लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं गणेश गोदियाल की भूमिका बड़ी रही है, ठीक है। वहीं आज ये बात देखने को मिल रही है कि मंगलौर सीट पर हरीश रावत और तमाम नेताओं के बड़े नाम लिए जा रहे हैं। मैं इसको इस तरीके से नहीं देखता क्योंकि अगर ये इतने ही बड़े नाम थे तो चुनाव में क्यों नहीं लड़े, इतने ही बड़े नाम थे तो इनका ये चुनाव क्यों हारे, इतने ही बड़े नाम थे तो इससे पहले का चुनाव क्यों हारे। तो ये तमाम सारी चीजें हैं जो कारण हैं जो सामने आ रहे हैं, जो चीजों को स्पष्ट रूप से बयां कर रहे हैं कि वहां की स्थितियां कैसी रही हैं, किसने चुनाव लड़ा, किसने चुनाव जीता, किसने चुनाव हारा, किसके कारण चुनाव हारा, ठीक। इन सब के केंद्र में अगर कोई है, यही वजह है कुलदीप जी की कार्य समिति की बैठक हुई और पदाधिकारियों में जोश भरने का कार्य किया गया है। वापस आएंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज चर्चा कर रहे हैं समीक्षाओं का दौर जारी, बड़ी जीत की तैयारी। जहां एक और लोकसभा चुनाव में हार का मंथन कर रही है कांग्रेस, तो वहीं बीजेपी जीत पर उपचुनाव में जो हार मिली उस पर मंथन कर रही है। और अब चूंकि निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में क्या कुछ तैयारियां होनी चाहिए उस पर भी दोनों ही पार्टियां काम कर रही हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मंजू जी, अगर गौर किया जाए तो एक सीट बसपा के खाते में थी उपचुनाव में और एक सीट कांग्रेस की ही थी, और राजेंद्र भंडारी के जाने के बाद वो वापस फिर बीजेपी की तरफ से, तो बीजेपी को नुकसान नहीं हुआ, कांग्रेस को सिर्फ एक सीट का फायदा हुआ। देखिए, जो भी हुआ यह जनता ने साबित कर दिया है कि भाजपा की जो कथनी और करनी में अंतर है। जनता ने यह साबित कर दिया कि अब जनता जागरूक हो चुकी है। अब जनता को भाई भाई के साथ आप लड़ा नहीं सकते हैं, आप धर्म के नाम पर जनता को लड़ा नहीं सकते हैं। आप जो है धर्म की आड़ लेके और जो है राजनीति जो कर रहे हैं उसको जनता ने नकार दिया है। इस दो उपचुनाव में कांग्रेस को अपना मतदान देकर, अपना आशीर्वाद देकर जनता ने यह साबित कर दिया है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जो कह रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं। आपकी कथनी और करनी में अंतर है। महंगाई पर भाजपा बोलती नहीं है, बेरोजगारी पर भाजपा बोलती नहीं है, और उसके बाद कानून व्यवस्था। यहाँ बताइए, देखिए ना देहरादून में क्या नहीं हुआ। राष्ट्रपति देहरादून शहर में मौजूद थी, उनकी नाक के नीचे से इतनी बड़ी डकैती हो गई। तो ये सब चीज जनता जागरूक हो चुकी है, जनता को ये सब पता चल गया कि होगा। और देखते जाइए, जो हमारे नेता हैं, जो हमारे ग्रेट लीडर है राहुल गांधी जी, लोकसभा चुनाव में जनता जागरूक नहीं थी, लोकसभा चुनाव में जनता एक्टिव नहीं थी, लोकसभा चुनाव में जनता को ये मुद्दे नहीं पता थे, मुद्दे वही हैं। पहले चरण में चुनाव था हमारे यहाँ उत्तराखंड में, और जनता को ये लोग अपनी बातों से गुमराह कर रहे थे। जनता इतनी जो है समझ रही थी कि जो कह रहे हैं वो कर ही देंगे, लेकिन जो पूरे देश के इंडिया अलायंस के नतीजे आए, सब कुछ हुआ, तो उससे उत्तराखंड की जनता ने कहीं ना कहीं सबक लिया और उपचुनाव में हमें अपना आशीर्वाद दिया। पूजा नंदा जी, जैसा कि अभी कुलदीप राणा जी कह रहे थे कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी आपकी हार का एक बड़ा कारण है, क्या वाकई बीजेपी में अब कार्यकर्ताओं की अनदेखी होती है, या जिस तरीके से आप बाहर के लोगों को ला रहे हैं या दूसरी पार्टी के जो लोग आ रहे हैं उनको तवज्जो देना, तो खुद के जो कार्यकर्ता हैं या जो लंबे लंबे समय से आपके यहाँ हैं, क्या उनकी अनदेखी नहीं है ये? और शायद ये एक बड़ा कारण है क्योंकि समय समय पर ये नजर आता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बीजेपी हर कार्यकर्ता को पूरा सम्मान देता है। अगर आपने अभी देखा होगा, प्रधानमंत्री जी
यहाँ पर देहरादून में आए तो उन्होंने बूथ अध्यक्ष से मिला, सबसे छोटे, मतलब अगर हम बात करें कार्यकर्ता की, यहाँ पर बूथ अध्यक्ष से शुरुआत होती है और उसको हम पूरा जो है यहाँ पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो उनसे मिल रहे हैं, तो कहने का मतलब एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी पूरा सम्मान दिया जाता है। और जिसको बीजेपी ने एक बार अपना प्रत्याशी चुन लिया, चाहे वो हमारे यहाँ से हो चाहे वो बाहर से हो, वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो हम उनको अपना पूरा समर्थन देते हैं, पूरा साथ देते हैं। और कोई भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जो समर्थन ना देता हो या उनके साथ ना खड़ा करता हो या अपने साथ में उनके साथ में काम न करता हो। तो यहाँ पर बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं पूरे लगनशील हैं और यहाँ पर सभी को सम्मान दिया जाता है। ऐसा ये भ्रमक है कि बीजेपी के कार्यकर्ता को सम्मान नहीं दिया जाता। माननीय प्रधानमंत्री जी के आप जितने भी देखते हैं यहाँ पर वीडियोज आते हैं या जितने भी वो सम्मान कार्य करते हैं, एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता पर भी ध्यान देते हैं। तो ये तो हमारे देश के गौरव की बात है कि हमारे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो छोटे से छोटे कार्यकर्ता पर भी ध्यान देते हैं। प्रधानमंत्री जी दे रहे होंगे, लेकिन जब राज्य के ही लोग नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा? ये तो अमीरों की गवर्नमेंट है, भाजपा तो अमीरों की सरकार है। प्रधानमंत्री जी एक बार ध्यान नहीं भी देंगे तो चलेगा? पति है, सिर्फ 2 ही 4 लोगों की गवर्नमेंट है। इनकी गवर्नमेंट में तो अमीर अमीर होता गया, गरीब गरीब होता चला गया। पूजा जी जी, अगर मैं बात करूं बीजेपी की, तो बीजेपी सुरक्षा भी देता है हर एक को। सबसे पहले होती है देश की सुरक्षा। अगर बता दीजिए हमारे देश की सुरक्षा के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी क्या नहीं करते, कितने अच्छे अच्छे आपको आपने देखा कितने हथियार दिए हैं, यहाँ पर सुरक्षा दी गई है। पूरे जितने भी आर्मी के हमारे जितने भी जवान हैं उनको पूरी सुरक्षा दी गई है। बिल्कुल अग्निवीर दिया, सबसे बड़ी सुरक्षा तो आपके जी ने अग्निवीर दिया है, सबसे बढ़िया। 4 साल में बाप से पहले बेटे को रिटायर करवा दे रहे हैं, सबसे बड़ी। वाह वाह वाह। हर एक घर में राशन था, हर एक घर में जो है इतना खाना था कि सबको आराम से बैठ के खा सकते थे। इसके अलावा जितनी भी हमारी योजनाएं चलती हैं, चाहे वो विश्वकर्मा योजना, कभी ये देखकर नहीं दिया जाता कि ये कौन सी जाति के है कौन सी जाति के नहीं है, सबको उस योजनाओं का फायदा मिलता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है, हमारी बीजेपी की जो भी सरकार है, तो वो छोटे से छोटे कार्यकर्ता पर ध्यान नहीं देती, बहुत अच्छे से ध्यान देती है, हर चीज पूरा मुहैया कराती है। और आप देख रहे हैं कि ये जो आप 2 सीट की बात करें, कोई ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन हाँ हमारे लिए एक एक सीट की बहुत मान्यता है, बहुत महत्व है। तो हम अगली बार इसको भी जो हमारे से गलतियां हुई हैं, चूक हुई हैं, तो उसको भी हम दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। पूजा जी, एक सवाल और मेरा ये है कि अब नगर निकाय चुनाव भी नजदीक हैं और लोकसभा के चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं, और ये जो नगर निकाय चुनाव होते हैं बहुत बेसिक मुद्दे होते हैं। सड़क पानी की लड़ाई होती है और आप किस तरीके का अपने क्षेत्र को किस तरीके से डेवलप किया है आपके पार्षद ने, ये बहुत ज़मीनी मुद्दे होते हैं। और अब चूंकि निकाय चुनाव नज़दीक हैं और जगह जगह पर जो आपने गड्ढे खोद रखे हैं या जिस तरीके से स्मार्ट सिटी के नाम पर जो बेड़ा गर्क हो रखा है उत्तराखंड की जनता का, क्या उसका खामियाजा निकाय चुनाव में नहीं भुगतना पड़ेगा? जी देखिए, जो भी कार्य चल रहा है वो कार्य जो है प्रगति पर है और वो कार्य जो है पूर्ण कर लिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई कार्य की शुरुआत हुई है तो उसका अंत भी होगा, उस कार्य को पूरा किया जाएगा। और ये जो गड्ढे की आप बात करें, कई जगह सड़कें बन चुकी हैं। आप ये देखिए, कई जो है इतनी अच्छी सड़कें बनी है कि कई रास्ता जो है कई घंटों का होता था जो पहले, अब वो कुछ ही समय का रह गया है। तो कहने का मतलब है कि जब हम किसी चीज का बीड़ा उठाते हैं तो कुछ ना कुछ तो कष्ट सहना पड़ता है, हर एक को वो कष्ट सहना पड़ता है। अगर हम कहें कि कष्ट सहे बगैर कुछ हम पालें, ऐसा नहीं हो सकता। पूजा जी, ये कष्ट जो है ना डेंगू, मलेरिया और चिकुनगुनिया बनकर मिल रहा है। मलेरिया जान जब चली जाती है तो कौन सा डेंगू, चिकुनगुनिया और मलेरिया बनकर ये कष्ट मिल रहा है। बताइए इस कष्ट से कैसे उभरे जनता, और उसके बाद स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी माशाअल्लाह है। तो जो हजारों लोगों की एक सेकंड में इसके बाद आप ही के पास आती हूँ। इसकी दवाई का छिड़काव भी किया जा रहा है और जहाँ गड्ढे होते हैं वहाँ पर उसको भर भी दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कार्य नहीं होता। बताइए पिछले साल कितने लोग डेंगू से मरे हैं? मरने वाले लोग कौन सी रोड पर आपके चलने के लिए आएंगे? गड्ढे हैं जहाँ हमें लगता है कि पानी भरा हो रखा है, तो वहाँ पर जो है दवाई भी छिड़की जाती है, बाकायदा उसका गड्ढा भी भरा जाता है। सब तरीके से काम जो है होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम छोटे नहीं, ये काम बिल्कुल पूजा जी होता है, कागजों में होता है, लिखित में भी है
कि दवाइयाँ जो हैं वो छिड़की जा रही हैं और बीमारियां नहीं होंगी और जागरूकता फैलाई जा रही है, लेकिन अगर हम हकीकत की बात करें तो हकीकत कुछ और है। पिछले साल हम देख चुके हैं डेंगू से बहुत संख्या में लोग मरे थे और वजह ये जगह जगह पर जो आपने गड्ढे खोद रखे हैं इसमें पानी भरने की वजह से ही था। खैर वापस आते हैं मंजू त्रिपाठी जी, आपकी फटाफट इस पर चाहूंगी, उसके बाद कुलदीप जी आपके पास आते हो। मैं कहती हूँ बहुत बड़ी सुरक्षा दी आपके यशस्वी, जिनका नाम ले लेके आप लोग कहते हैं प्रधानमंत्री जी ने अग्निवीर जैसी योजना लाके, अभी आपने सुना होगा याची जी बयान, मेजर अंशुमन शर्मा की मां ने हाथ जोड़कर कहा कि कृपया करके अग्निवीर जैसी योजना वापस ले लीजिए। मैं गवर्नमेंट से कहती हूँ और आपके चैनल के हर चैनल के माध्यम से हम कांग्रेसी अग्निवीर जैसी योजना को उठाते हैं कि 4 साल में आप लोगों को, बच्चों को रिटायर कर दे, बाप से पहले बेटा रिटायर हो जाता है, लोगों की रोजी रोटी छीने। आपने कहा सुरक्षा देते हैं, डेंगू से कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है क्या? उन गड्ढों की वजह से पिछली साल हजारों लोगों की जानें गई हैं डेंगू से और मलेरिया से पीड़ित होके। किस रोड पे जिनकी जान चली गई वो किस रोड पे पूजा मैडम चलेंगे आज आके, जो दुनिया से चले गए हैं? तीसरी बात आपने कहा, कहते हैं ये जो है ना पखंडी गवर्नमेंट है कि बड़ी बड़ी बातें इनसे करवा लो, हरेला मना रहे, पेड़ कटा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप देखिए, और 300 पेड़ सिर्फ काटने का। खलंगा को हमने लोगों ने आंदोलन किया तब जाके उसको जो है स्टे लगा। वहां पर कितने पेड़ काट दिए गए आपने, दिल्ली से लेके हजारों पेड़ आपने काट दिए गए। उत्तराखंड के साथ खाली सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ किया जा रहा है। इन्वेस्टर सबमिट हुई, उत्तराखंड में इन्वेस्टर सबमिट हुई, 200 करोड़ रुपए का घोटाला, गुजरातियों को बड़े बड़े ठेके यहाँ दे दिए गए। और बात करते हैं पहाड़ की कि मोटा अनाज खाइए, कोदो खाइए, मड़ुआ खाइए, ये खाइए, वो खाइए। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। और मड़ुआ खाइए, ये खाइए, और आपने थाली किसकी परोसी? ताज की। तब क्यों नहीं मड़ुआ खिलाया है आपने? क्यों नहीं आपने कोदो खिलाया? इस इन्वेस्टर सबमिट में कराते ना, परोसते ना पहाड़ का व्यंजन परोसते। ठीक है मंजू जी और पूजा जी, मंजू जी और पूजा जी होल्ड ऑन प्लीज। ठीक है मंजू जी रुक जाइए, मंजू जी रुक जाइए जरा, मंजू जी रुक जाइए प्लीज। खाली लूटने का काम किया है, देश की धरोहर को बेचने का काम। मंजू जी रुक जाइए प्लीज। बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों को बेचने का काम किया है। जो कुछ भी किया है वो कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया है। आपने मंजू जी क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? एम आई ऑडिबल? मंजू जी आप सुन पा रही है मुझे? रुक जाइए जरा, कटाक्ष करने का मौका आपको मिलेगा। कुलदीप राणा जी का रुख कर लेते हैं। कुलदीप जी, बीजेपी कांग्रेस की तो लड़ाई चली रही है, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी यूकेडी का नगर पंचायत चुनाव में क्या रोल रहेगा, क्योंकि जिस लोकसभा चुनाव में नोटा से भी कम वोट मिले हों यूकेडी को और वो दम भरती हो कि हम क्षेत्रीय मुद्दे उठाते हैं, क्या लगता है इस बार वाकई यूकेडी अपना दमखम दिखा पाएगी? क्योंकि अब वो कह रहे हैं बहुत मजबूती के साथ नजर आ रहे हैं। क्या धरातल पर वो जो क्षेत्रीय मुद्दे, क्योंकि जब बात क्षेत्रीय मुद्दों की होती है तो क्षेत्रीय पार्टी की भी बात करनी पड़ती है। देखिए ये उत्तराखंड के साथ ये राजनीतिक रूप से बड़ी विडंबना रही कि जिस राजनीतिक दल ने अपने पूरे आंदोलन की भूमिका, पृष्ठभूमि से लेकर के तमाम सारी चीजें उत्तराखंड को लेकर के रची थी और जिसकी मेहनत के बदौलत उत्तराखंड राज्य बना, जिसके बैनर के तले तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो या अन्य तमाम अन्य दल, जिसके बैनर तले आकर के उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ रहे थे, जब यह राज्य निर्माण हो गया तो उसके बाद यूकेडी की स्थिति राज्य में दिन प्रतिदिन एक तरीके से उसका क्षय होता गया। आज की स्थिति बिल्कुल आपने ठीक कहा कि नोटा से भी कम वोट यूकेडी को पड़ रहे हैं। आज उत्तराखंड की ही जनता ने, उत्तराखंड की ही इस पार्टी को, स्थानीय पार्टी को पूरे उससे मतलब राजनीतिक चरण से बाहर कर दिया है, क्योंकि ऐसा यूकेडी के साथ एक बड़ी समस्या ये है कि वो राजनीतिक मुद्दों को लेकर के उस तरीके से गंभीर नहीं दिखा देती है। वहाँ संगठनात्मक स्थिति इतनी कमज़ोर है कि आपस में ही इतने ज़्यादा सिर फुटबॉल हैं
जबकि अभी तक ना तो कोई बहुत बड़े स्तर पर वो लोग चुनाव जीत करके आए हों या ऐसा कोई बहुत बड़ा परिवर्तन उनके द्वारा लाया गया हो चुनाव के राज्य बनने के बाद। अभी वर्तमान में आप देखिए कि हमने भी इस चैनल में काफ़ी आपकी डिबेट की कि मूल निवास का मुद्दा, स्थायी निवास का मुद्दा, जमीनों का मुद्दा, जब है ना, और जो रोजगार के विषय हैं, ये सारे विषय, मूल निवास का मुद्दा खासकर और जमीनों का जो इशू था, ये इस राज्य का मूल विषय था। ये विषय उत्तराखंड राज्य निर्माण से पहले, जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का अंग हुआ करता था, तब से ये विषय चला आ रहा था। और ये एक विषय इस राज्य के लिए बहुत बड़ा विषय है, बहुत गंभीर विषय है। संवैधानिक व्यवस्था में भी जो राज्य गठन होता है तो उसमें कुछ अधिकार राज्यों को दिए जाते हैं। आज की डेट में हमारी राज्य में इन मुद्दों को लेकर के जिस तरीके का हाल और माहौल देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे व्यवस्थाओं से जो उत्तराखंड के नागरिक हैं वो सिमटते जा रहे हैं, उनकी संख्या कम होती जा रही है, और जिनका उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। चाहे स्थानीय रोजगार हो, चाहे जमीनों को लेकर के बात हुई हो, या फिर जो सरकारी रोजगार है, उसमें भी कमोबेश स्थितियां उतनी सकारात्मक नहीं दिखाई देती हैं। रोजगार के मसले पर तो जब हम देखते हैं कि उत्तराखंड में जो स्थितियां हैं, वो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में रहते हुए इस राज्य में रोजगार की स्थिति ज़्यादा बेहतर दिशा में थी। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी पिछले वर्ष ही उत्तर प्रदेश में 60,000 से ज़्यादा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकल करके आई। उसमें जो अन्य राज्यों के प्रति होते हैं उनके लिए अलग अलग कोटा है, ठीक है। तो जो अन्य राज्यों से जो लोग उसमें दावेदार आते हैं या प्रत्याशी जो आते हैं, उनके लिए वहां पे 2% ये तय है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि 60,000 का 2% यानी कि 1200, तो 1200 पद वो तय है। उसके अलावा जो जातिगत व्यवस्था होती है, आरक्षण की व्यवस्था होती है, उसमें भी वो सारी चीजें तय हैं, ठीक है। अब सबको ये मालूम है कि इस कोटे में इस तरीके से इतनी भर्तियां होनी हैं और वही चीज वहां पर सुनिश्चित की जाती हैं। लेकिन जब हम उत्तराखंड के संदर्भ में देखते हैं तो यहाँ चीजें बड़ी उलझी हुई नजर आती हैं। होता कुछ और, दिखाया कुछ और जाता है और हो कुछ और जाता है। और ये एक बड़ा कारण है कि राज्य में जनमानस में इन मुद्दों को लेकर के एक एग्रेशन है। लेकिन समस्या ये है कि इस एग्रेशन को जो राजनीतिक नेतृत्व मिलना चाहिए था, वो राजनीतिक नेतृत्व मिल नहीं पाया। और इसमें जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी वो उत्तराखंड के जो स्थानीय दल है, जो यहाँ की लोकल पॉलिटिकल पार्टी है यूकेडी, उसकी थी। तो अपनी उस जिम्मेदारी में भी यूकेडी उस तरीके से खरी नहीं उतर पाई। और कारण यही वो कारण है कि आप विधानसभा चुनाव तो देखिए, आज की डेट में विधानसभा में यूकेडी का एक भी विधायक नहीं है, ठीक है। उनके जो विधायक चुने जाते थे वो तमाम या तो कभी कांग्रेस में चले जाते थे या फिर भाजपा में चले जाते थे, ठीक है। आज की डेट में उत्तराखंड क्रांति दल का एक भी ना तो नगर निगम में रहा है, ना नगर निकायों में रहा है, ठीक है। जिला पंचायतों में भी उसकी इतनी भूमिका नहीं रही है। तो पार्षद के चुनाव हो, चाहे ग्राम प्रधान के चुनाव हो, इस छोटे स्तर के चुनाव में भी जहां बहुत ज़्यादा संख्या बल नहीं होता है मतदाताओं का, वहां भी यूकेडी अपने विचार को, अपनी राजनीतिक जो दूरदर्शिता है उसको जनता के बीच में ले जाने में सक्षम नहीं हो पाई है, सफल नहीं हो पाई है। तो यही कारण है कि उत्तराखंड में यूकेडी की जो स्थिति है कमोबेश वो डे बाय डे उसका ह्रास ही होता जा रहा है, वो आगे डेवलप नहीं हो पा रहा। हाँ, कुलदीप जी वापस आएंगे। मंजू त्रिपाठी जी, निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस किस तरीके से, कौन से मुद्दे जो हैं वो कांग्रेस उठाने जा रही है और किस तरीके से, क्योंकि निकाय चुनाव में ज्यादा वक्त तो बचा नहीं है। बिल्कुल, देखिए मुद्दे यही है कांग्रेस का कि कांग्रेस जो है सेवा भाव से अपने अपने वार्ड में जो हमारे प्रत्याशी होंगे, जो भी लगे हुए हैं, जो जीते हुए प्रत्याशी हैं और जो जीते हुए लोग जो है पार्षदगण हैं, वो लोग भी जो नहीं जीते, जो तैयारी कर रहे हैं, इन मुद्दों के साथ विकास करेंगे। और जो कमियां इनकी गवर्नमेंट में रह गई हैं, इन लोगों ने नहीं की हैं, उसकी हम भरपाई करेंगे। इस तरह से, जिस तरह से हम जो है जन जन के बीच में जाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से मेयर साहब ने जो है क्या किया और क्या नहीं किया, जनता के साथ क्या छल किया गया, जनता की संपत्ति के साथ क्या खिलवाड़ किया गया, जनता की हेल्थ के साथ क्या खिलवाड़ किया गया। अनम्यूट कीजिए।
मंजू जी अपनी बात को पूरा करेगा। जी, तो इन सब मुद्दों को जो है हम उठाएंगे और हम अपनी जो है जनता को शेयर करेंगे कि अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तो हम आप लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम नहीं करेंगे। कांग्रेस गवर्नमेंट जो कहेगी वो करेगी। कांग्रेस गवर्नमेंट। मंजू त्रिपाठी जी, अभी ये जो उपचुनाव हुए इसमें हरीश रावत जी पूरा क्रेडिट लेते हुए नजर आ रहे हैं। हरीश रावत जी का बड़ा जिक्र हो रहा है। हेलो, हाँ, आवाज आ रही है मंजू जी? हाँ जी, हाँ जी। इस बार जो उपचुनाव हैं उसमें हरीश रावत जी को पूरा क्रेडिट देने की कोशिश की जा रही है और ये कहीं ना हरीश रावत जी के साथ साथ हमारे सभी नेताओं का शीर्ष नेतृत्व और प्लस सभी जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं प्लस कार्यकर्ता सभी का बहुत बड़ा योगदान है। सबने मिलकर एकजुट होकर चुनाव लड़ा और चुनाव में जीता। ठीक है पूजा जी, तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार चुनाव लड़ा जाएगा, निकाय चुनाव को लेकर, और ये सड़क, पानी और जिस तरीके से हेल्थ प्रभावित हुई है ये तमाम चीज़ों की वजह से ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा होने वाला है और कांग्रेस जो है वो उसको लेकर रणनीति बनाती हुई नजर आ रही। बीजेपी इससे कैसे उभरेगी, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, बीजेपी अपनी पूरी मेहनत कर रही है और जहां जहां लगता है कि अगर हमारी ये खामियां रह गई हैं तो उसको दूर करने की पूरी कोशिश कर रही है। जहां तक बात होती है कि अगर हम बात करें इस समय बरसात का मौसम है, क्या गड्ढे हैं उनकी भरपाई की जा रही है, उन्हें भरा जा रहा है और इस तरीके से जहां पर मच्छर की दवाई डालनी है सब जगह इस तरीके की व्यवस्था की जा रही है। अस्पतालों में भी पूरी सफाई का ध्यान रखा जा रहा है और जो अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स हैं वहाँ पर हैं, सभी का इलाज किया जा रहा है। तो अपनी तरफ से बीजेपी कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ रही है कि जहां किसी को भी हम शिकायत का मौका दें या हमारे सेवा भाव में कोई कमी आए। हम जो भी काम करते हैं वो सेवा भाव से करते हैं। कई बार आपके मेयर को भी घेरने की कोशिश विपक्ष द्वारा की गई है, मेयर को कई बार कटघरे में खड़ा करने की कोशिश विपक्ष ने की है। देखिए, विपक्ष का काम ही है हर एक को कटघरे में खड़ा करना, लेकिन हमारा क्या काम है, अपना सेवा भाव से हम जो कार्य कर रहे हैं वो करते रहें। हमें किसी की तरफ ये ध्यान नहीं देना कि वो हमारे लिए क्या बोल रहा है। हमें तो अपना काम जो है सेवा भाव से करना है और अच्छे ढंग से करना है ताकि हम जो हमारा जो जनता है उनको हम उनकी तरह से उनको जो भी चीजें चाहिए या स्वास्थ्य की है या जो भी है वो हम दे सके। कई ऐसे मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं यहाँ पर जिसमें निःशुल्क दवाइयाँ दी जाती है। सब कुछ जो हम कर सकते हैं वो पूरा कर रहे हैं। मंजू जी, सेवा भाव तो बीजेपी भी दिखा रही है, कांग्रेस क्या नया कर रही है? सूप बोले चल्ली भी बोले, जिसने 72 छेद पूरे जनता को त्रस्त कर दिया। लोगों ने आत्महत्या तक करनी, किसानों ने आत्महत्या करनी शुरू कर दी। यही सेवा भाव है। किस तरह से कहते क्या है और करते क्या है, किस तरह से घर घर तबाह हो गया। अंकिता मीडिया ने भी दिखा दिया कि कई सीक्रेट का पेपर हुआ था ना, वो भी लीक हो गया। भर्ती हो कहाँ रही आपकी गवर्नमेंट में? आप क्या खाली पेपर होते हैं, लोग फॉर्म भरते हैं, फीस देते हैं, ऑनलाइन फीस आप ले लेते हैं और पेपर होते ही पेपर लीक कर दिया था। भर्ती घोटाला, बड़े बड़े घोटाले, यही इनका सेवा भाव है। इससे ज्यादा और मैं क्या कहूँ, घोटाला इनका सेवा भाव है। घोटाले होते थे तो पता भी नहीं चलता था, लेकिन अब अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसको सजा भी मिलती है। कहने का मतलब है कि जितने लोग गलत काम करते हैं उनको सजा भी दी जाती है। जनता काफी जागरूक हो चुकी है। घोटाले होते थे, सामने आते थे और अंदर जाते गलत काम हो रहा था, लेकिन जो कोई गलत करेगा वो भरेगा भी उसका। ऐसा कुछ रेलवे में सीनियर सिटीजन वो सुविधाएं भी ले ली गई। तो आप छोड़ किसको रहे हैं? न आप महिलाओं को छोड़ रहे हैं, न आप युवाओं को छोड़ रहे हैं, न आप सीनियर सिटीजन को छोड़ रहे हैं, न आप फौजियों को छोड़ रहे हैं। यही सेवा भाव है, सबको ठगना ही बीजेपी का सेवा भाव है। बीजेपी कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है, अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान दे रही है, तभी तो सम्मान ही खाली दिखाने के लिए, अखबार में आने के लिए। लेकिन मैं मीडिया बंधुओं का भी धन्यवाद करती हूँ कि मीडिया बंधुओं ने, सभी मीडिया बंधुओं को मैं धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों ने अपने अपने चैनल के माध्यम से इनकी पोल पट्टी खोलने का काम किया। उसका आशीर्वाद उत्तराखंड की जनता ने हमें दोनों सीट जिताकर दे दिया।
ना कि किसी को पीछे करती है। आप कह रहे हैं कि आपके अगर कोई कार्यकर्ता अरे इससे बड़ा पीछे क्या करेंगे? इस सैनिकों को ठग लिया, बड़े बड़े घोटाले कर दिए। उत्तराखंड में अब यूनियन जैसी योजना लाके अंकिता हत्याकांड के हत्यारों को आज तक न्याय नहीं मिला। द्वारा के आपके विधायक कहाँ चले गए? उन्हें वो गुहार लगाती रही, उसको आज तक न्याय नहीं मिला। यही सेवा भाव है, लोगों को ठगना, लोगों से छल करना, यही बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा है और यही इनका सेवा भाव। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप तो ठीक है, लेकिन अब ये तो जनता ही तय करेगी ना निकाय चुनाव में किसको जीत दिलानी है और किसको हार का सामना करना पड़ेगा। आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज करा रहे हैं। कहा था याशी जी आपके चैनल से कहा था मैंने कि झांकी रही मौला जैसी गवर्नमेंट ने कोई ऐसा वोट की चोट जनता ने दिया है आपको, अयोध्या में भी और बद्रीनाथ में। आज आयुष्मान कार्ड से आप इलाज भी करा सकते हैं। आज गिनाते रहिए अखबारों में, कोई ऐसा क्यों नहीं सोचा? चलिए ठीक है, फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे जहां निकाय चुनाव को लेकर अब दोनों ही पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन जहां एक और बीजेपी ने उपचुनाव में मिली हार पर मंथन शुरू किया तो वहीं कांग्रेस ने भी लोकसभा में 5 सीटों हारने का मंथन शुरू कर दिया है और सब अपनी अपनी तरफ से चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर चुके हैं। देवभूमि के दंगल में फिलहाल आता है, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।